Bismillahirrahmanirrahim. Class 8. Today we will have one week 9th lecture and it's about chapter 3 classification system. In this lecture we will cover the page number 36 to 39 of chapter number 3 biodiversity. After completing this video or lecture, we will able to understand the two kingdom classification system. There is drawbacks and three kingdom classification system, and then we will have introduction into five kingdom classification system. So before we enter into different classification system, let's have a look on the history of classification system. हम देखते हैं कि हिस्ट्री में किस तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एनिमल्स, प्लांट्स और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया. तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर था अरस्तु जिसको उर्दू में कहते हैं. उसने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इधर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांटा और एनिमिलिया. यानी प्लांट्स को उसने एक ग्रुप बनाया और एनिमल्स को दूसरा. इसके बाद हमें जो मिलती है बुक, उसमें अबू उस्मान उमर अल जहाज एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं 700 सेंचुरीज में. उन्होंने 350 मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में एक किताब लिखी. उसमें 350 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया. उनकी बुक अबाउट लाइफ ऑफ आंट जो है वो बहुत मशहूर है. तो अबू उस्मान उमर अल जहाज इन्होंने किताबें लिखी सिर्फ मुख्तलिफ ग्रुप्स की, जिसमें से एनिमल्स थे. अच्छा, एक और साइंटिस्ट इब्ने रुश्द 1172 में 1172 में बहुत फेमस हैं इस लिहाज से कि उन्होंने अरस्तु की किताब की अरबिक में तर्जुमा किया. ही ट्रांसलेटेड अरस्तु बुक डी एनीमिया इनटू अरबिक. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं एंड द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, उन्होंने मुख्तलिफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग में डिवाइड किया. इसमें जो कैरोलस लीनियस, इनका नाम बहुत आता है क्योंकि इन्होंने डिवाइड किया किंगडम, थ्री किंगडम, नेचर में जितनी भी चीज़ें उनको थ्री किंगडम में डिवाइड किया, मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल. और ये पूरी किंगडम में जितनी भी चीज़ें हैं उसको नेचर में इनको थ्री किंगडम में डिवाइड किया. और ही यूज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन. अब जो ये वेजिटेबल यानी जिसमें प्लांट्स आते हैं उसमें उसने इनको मज़ीद 5 ग्रुप्स में या रैंक्स में या जिसे कहते हैं तरतीब दिया 5 ग्रुप्स में. ठीक है. और उनका नाम क्या था? क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशी. Class, order, genus, species and variety. Linnaeus is best known for his introduction of the method to formulate the scientific name of every species. इस Linnaeus को ये भी इसलिए भी मशहूर है, कैरोलस लीनियस मशहूर है क्योंकि इसने हर स्पीशी को नाम देने का जो तरीका है वो भी फॉर्मुलेट किया है. मेथड किसने फॉर्मुलेट किया? इस साइंटिस्ट ने. अच्छा, जो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के ऊपर जिनका नाम आता है काम किया, उनमें एंड्रियो चेसिसेलोपिनो, ये इटालियन साइंटिस्ट हैं. एंड्रिया चेसिसेलोपिनो, उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया इन 5 ग्रुप्स में और हर ग्रुप का नाम उसने जेनरा रखा. जॉन रे ने पब्लिश की इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन. उसने प्लांट्स को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करके उसको काम और पब्लिश किया उसको. इसके पब्लिश करने का मतलब है कि उसको प्रिंट बुक की फॉर्म में प्रिंट करना या आर्टिकल्स की फॉर्म में प्रिंट करना. अब इसके बाद अगस्टस रेविनस एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ऑर्डर का जो ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस किया था डिविजन्स में, एनिमल और प्लांट की डिवीजन में जो एक ग्रुप बनाया उसने ऑर्डर का भी बनाया. इसके बाद है टर्नीफोर्ड ने टेक्सा का ग्रुप, जो टेक्सा जो इंट्रोड्यूस किया है उसमें क्लास एंड स्पीशी, मतलब ऑर्डर को मजीद उसने छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाया और उसको क्लास का, और फिर एक क्लास को मजीद ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसे कहा स्पीशी. मसलन एक ऑर्डर में 5-6 क्लासेज हैं और एक क्लास में 10-15 स्पीशीज हैं. इस तरह
तो कार्लस लिनियस है वो, इसके बाद इसका नाम आता है कि इसने स्पीशी को अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक ग्रुप किया। मतलब एक ग्रुप में जो स्पीशी है, जितनी भी स्पीशीज हैं उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक मिलते हैं। अब फिजिकल करेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, मतलब फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर में, प्लांट में अगर हम देखें तो फ्लावर में कितने पत्ते हैं और उसके स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकली वो दिखता कैसा है, उसके लिहाज से ग्रुप स्पीशी को डिवाइड किया, स्पीशीज को एक ग्रुप में डाला। हमें ये आखिरी पैराग्राफ है कि बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। और अभी इन सारे साइंटिस्ट का जो काम था वो बेसिकली इनका मकसद ये था कि इस तरह के ग्रुप्स में एनिमल्स और प्लांट को डिवाइड किया जाए कि अगर हम एक ग्रुप उठाएं तो हमें पता हो कि इसके ये करेक्टरिस्टिक होंगे, इसमें जितने भी प्लांट्स हैं या इस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स हैं, अगर एनिमल का ग्रुप है तो उसके ये करेक्टरिस्टिक जो हैं वो सिमिलर होंगे और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से इन इन चीज़ों में डिफर होगा। जैसे प्लांट अगर हम देखें, बर्ड्स का एक ग्रुप है और रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, या मेमल्स हैं, उनके अलग अलग ग्रुप है, इनके अपने करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, लेकिन अगर रेप्टाइल के अंदर जो है वो उनके करेक्टरिस्टिक सिमिलर है। मतलब ग्रुपिंग का फायदा ये होता है कि अगर हम एक ग्रुप का नाम लें तो आपके जहन में पहले से आ जाएगा कि इस ग्रुप के ये करेक्टरिस्टिक होंगे, और अगर हम दो ग्रुपों को रखें तो आपको पता होगा कि इन दोनों ग्रुपों में ये डिफरेंसेस होंगे। जैसे गंदम में और फ्लावरिंग प्लांट में, कोई फ्लावरिंग प्लांट हो दूसरा, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस होगा और क्या सिमिलरिटीज इसके अंदर हो सकती हैं। According to earlier classification system, organisms were classified into two kingdoms, but now taxonomists agree on five kingdom classification. सबसे पहले जब शुरू में क्लासिफिकेशन लोगों ने की थी तो उन्होंने दो में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल में, लेकिन अब जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है साइंटिस्ट को, उन्होंने इसको 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है और इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम आगे चल के ये तीनों दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने और क्यों इन्होंने ऐसे डिवाइड किया इनको, पहले 2 में क्यों किया था, फिर 3 में क्यों किया और फिर 5 में क्यों किया। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम and classifies all organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. All organisms that can prepare food from simple inorganic materials and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae. जो organism अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जैसे plants हैं, वो सनलाइट लेते हैं और ज़मीन से पानी और दूसरे मिनरल्स लेते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं और फिर वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, उनको एक किंगडम में डाला जिसको प्लांटिया कहा गया, जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं। एक और किंगडम जो उन्होंने बनाई उनको एनिमिलिया कहा। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर आर हेटरोट्रॉफ्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटिया में तो वो थे जो ऑटोट्रॉफ थे, जो अपनी खुराक खुद बनाते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी किंगडम बनाई जिसे एनिमिलिया है और उसमें वो लोग हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको हेटरोट्रॉफ कहा है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। जैसे तमाम एनिमल्स जो हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं, तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ हैं और एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉफ है। तो इन्होंने दो ग्रुप्स में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। According to this system, bacteria, fungi and algae were included in kingdom Plantae. अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया जैसे हो गया, जो फंगस हो गई, जो एल्जी हो गई, फंगस एल्जी वगैरह, उसको किंगडम प्लांटा में डाला गया। इस सिस्टम पे दो इतराज़ हैं, टू बिग ड्रॉबैक्स हैं इसके, जिसकी वजह से इस सिस्टम को अनवर्केबल कहा गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टू किंगडम सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें एक प्रॉब्लम नंबर 1 ये थी कि मैनी unicellular organism like Eugenia have both plant-like and animal-like characteristic.
यूग्लिनिया जो है, यूग्लिनिया वो उसमें प्लांट लाइक करेक्टर भी है, मसलन वो अगर सनलाइट मौजूद हो, ठीक है, तो और उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो अपनी खुराक खुद बनाता है। लेकिन अगर सनलाइट ना हो तो वो फिर एनिमल लाइक होता है और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है हेटरोट्रॉफिक होता है। इसका मतलब है कि डार्कनेस में वो हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है और लाइट की मौजूदगी में वो ऑटोट्रॉफ की तरह। इसके अलावा यूग्लिनिया में सेल वॉल नहीं होती, जो कि एनिमल सेल का करेक्टर है। तो इसमें बहुत दोनों प्लांट लाइक और एनिमल लाइक बहुत दोनों करेक्टर मौजूद हैं। इसके लिए एक सेपरेट किंगडम होनी चाहिए ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो ना प्लांट्स की तरह के करेक्टर भी रखते हैं और एनिमल की तरह भी रखते हैं, ना जिनको प्लांट्स में डाला जा सकता है ना जिनको एनिमल में डाल सकते हैं, यानी वो दोनों की करेक्टर रखते हैं। तो एक ये इसका प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इस सिस्टम ने इग्नोर किया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोक्रियोटिक हैं और यूक्रियोटिक हैं वो कौन, उनको इग्नोर किया, मतलब प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक एक ही ग्रुप में डाल दिए। तो डिफरेंस इसको कंसीडर नहीं किया। दिस सिस्टम also ignores the difference between organism having prokaryotic and those having eukaryotic cells. तो इस सेल का जो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेलीज नहीं होती, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, वो यूकैरियोटिक सेल्स बताते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया, इसलिए ये दो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये टू किंगडम सिस्टम को वर्केबल नहीं कहते, कि ये वर्केबल नहीं है। इसके बाद थ्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, लोगों ने फिर थ्री क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। In 1866, Ernest Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom, that is Protista, to accommodate Euglena-like organism. He also included bacteria in kingdom Protista. In this system, fungi or fungi were still included in plant kingdom. इसके दो टू किंगडम सिस्टम के बाद थ्री किंगडम सिस्टम आया, उस वक्त आया जब अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में फर्स्ट ऑब्जेक्शन को सॉल्व करते हुए दो किंगडम के साथ एक तीसरी किंगडम भी ऐड की। एक तो प्लांट जिसमें होंगे सारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, और तीसरी किंगडम उसने बनाई प्रोटिस्टा। उसमें उसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म डाले, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे, उसको प्रोटिस्टा में डाला। इस सिस्टम में जो फंगस था या फंजाई था या फंगी था उसको प्लांट किंगडम में ही इंक्लूड किया गया। अब इस थ्री किंगडम सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स हैं? इसमें दो ड्रॉबैक्स अभी मौजूद हैं, ठीक है। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं कि दिस सिस्टम डज नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स। ये वही वाला डिफरेंस है, यही वाला ड्रॉबैक है जो दो किंगडम में भी था कि उन्होंने प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया था। प्रोक्रियोटिक सेल्स और यूक्रियोटिक सेल्स में बड़ा क्लियर डिफरेंस है, ठीक है। तो ग्रुपिंग में भी जो प्रोक्रियोट्स हैं उनको एक ग्रुप में होना चाहिए और जो यूक्रियोट्स हैं उनको दूसरे ग्रुप में होना चाहिए। जबकि इन थ्री किंगडम सिस्टम में और जो पहले जो था टू किंगडम सिस्टम में, उसमें भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, इस चीज़ को नहीं देखा गया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोक्रियोट्स हैं, कौन से यूक्रियोट्स हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है वो प्रोक्रियोटिक है, ठीक है, और एनिमल्स और प्लांट जो है वो यूक्रियोट्स हैं, फंगस यूक्रियोट्स हैं। तो सम बिगेस्ट दूसरा जो ड्रॉबैक है कि सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंगी इन प्लांट किंगडम। अब दूसरा ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने तो फंगस को प्लांट किंगडम में डाला हुआ है, ठीक है, थ्री किंगडम सिस्टम में, लेकिन सम बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ऐसा फंगस जो है वो प्लांट किंगडम में नहीं जा सकता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। फंगी रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। ये खुद अपनी खुराक नहीं बना सकता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता इसमें। तो इसलिए अगरचे इसमें बहुत से ऐसे करेक्टरिस्टिक हैं जो प्लांट्स में भी हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है इसलिए ये प्लांट किंगडम में नहीं आ सकता। There are special form of heterotroph. They are special form of heterotroph that get their food by absorption. ये अपनी खुराक जो है ना
एब्जॉर्ब करके ज़मीन से लेते हैं। ये स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ है और ये अब्जॉर्ब करता है ज़मीन से अपनी खुराक। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। अब प्लांट्स की तरह ना इसके पास क्लोरोफिल है ना इसके पास सेलुलोज है सेल वॉल में, बल्कि इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई है। तो ये जो है इसके दो प्रॉब्लम थे, एक ये कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस नहीं कंसीडर किया गया था, वो क्लियर नहीं था, और दूसरा कि फंगस को प्लांट किंगडम में डाला गया था जबकि फंगाई के पास ना तो क्लोरोफिल है कि वो अपनी खुराक खुद बनाए और ऑटोट्रॉफ हो, बल्कि वो तो हेट्रोट्रॉफ है क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब करता है ज़मीन से खुराक, वो खुद अपनी नहीं बना सकता क्योंकि बस क्लोरोफिल नहीं है। जबकि इसकी सेल वॉल में सेलुलोज भी नहीं है बल्कि इसकी सेल वॉल में काइटिन होता है। ये दो डिफरेंसेस थे इसके ऊपर। अब हम इसके बाद चलते हैं कि इसके इन ड्रॉबैक्स को कंसीडर करते हुए फाइव किंगडम सिस्टम बनाया गया। उस फाइव किंगडम सिस्टम में क्या 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 चेंजेस थी कि उसको सबने एक्सेप्ट किया। टू किंगडम सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी तो उन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, फिर थ्री किंगडम सिस्टम के भी प्रॉब्लम्स सामने आए तो उन्होंने फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या बेसिक पॉइंट्स हैं और इसको कैसे फॉर्मुलेट किया गया है उसकी डिटेल्स हम आज देखते हैं। सबसे पहले इन 1937 ई चैटन suggested the term prokaryote to describe bacteria and eukaryote to describe animal and plant cell. In 1967, Robert Whittaker introduced the five kingdom classification system. And this classification system is based on, अब कौन सी दो बेसिक बातें थी जिसके ऊपर ये सिस्टम बेस करता है। नंबर वन, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल किस तरह का बना हुआ है, ठीक है, प्रोक्रियोटिक है, यूक्रियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। और प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक हासिल करता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू। इन 1937 में जो ई चैटन था उसने सबसे पहले जो है प्रोक्रियोट और यूक्रियोट को एक्सप्लेन किया। प्रोक्रियोट्स वर द ऑर्गेनिजम्स विच हेलेक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं होता, उसकी सेल वॉल की जो बेसिक यूनिट होती है वो डिफरेंट होती है। जबकि एनिमल और प्लांट सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है और उसमें क्लियर कट न्यूक्लियस होता है। तो ये डिफरेंस की वजह से उसने सेल्स को दो तरह में तकसीम किया कि कुछ सेल्स जो हैं वो प्रोक्रियोटिक्स हैं और कुछ यूक्रियोटिक है। तो इसको बेस बना के फिर फाइव किंगडम सिस्टम में भी इस्तेमाल किया कि वो वेदर उनका सेल प्रोक्रियोटिक है या यूक्रियोटिक है या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। और दूसरा जो पॉइंट कंसीडर किया वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुराक हासिल करते हैं, एब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन के थ्रू। ऑन द बेसिस ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम्स, और ये पांच किंगडम में फिर इनको डिवाइड किया। वो कौन कौन सी हैं? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। ये पांच किंगडम्स हैं, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया। In 1988, Margulis and Schwartz modified the five kingdom classification of Whittaker. Whittaker ने जो इंट्रोड्यूस किया था उसको इन दोनों ने मॉडिफाइड किया। किस तरह? They considered the genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. उसने ऐसे मॉडिफाई किया कि पहले तो इन्होंने सिर्फ इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अदर ये प्रोक्रियोटिक है या यूक्रियोटिक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ये फोटोसिंथेटिक है, एब्जॉर्प्शन है या इंजेक्शन है, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की थी। तो इन दो साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स के फैक्टर को भी कंसीडर किया। थैंक यू सो मच। फाइव किंगडम्स हैं, ये आपको टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। It's very important table and you have to understand and memorize it basically. आपने इसको याद भी करना है, समझना भी है। इसमें पांच किंगडम्स दी गई हैं। सबसे राइट साइड पे है मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया। ये किंगडम्स जो हैं इनके क्या क्या बेसिक्स है उसमें है कि सेल टाइप कौन सी है। इसमें मोनीरा में प्रोक्रियोट्स हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन में पढ़ रही हूँ। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है मोनीरा की वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेक्राइड
प्लस अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहली लाइन पढ़ रही हूँ मैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ मोनीरा में दोनों शामिल हैं। जबकि मल्टी सेलुलरिटी के भाई सेल जो है वो सिंगुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो इसमें सेल ये एब्सेंट होता है, ये सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। इसमें कोई मल्टी सेलुलर नहीं होता। इसके बाद प्रोटिस्टा आता है, उसकी ये पांचों कैरेक्टर बताए गए हैं। चार ये फंगस के ये पांचों कैरेक्टर कौन से हैं? फंगस में काइटिन होती है सेल वॉल में, और एब्सॉर्बिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। प्लांट सेल जो है वो यूकैरियोट होते हैं, इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, सेलुलोज और पॉलीसेक्राइड होते हैं इसके सेल वॉल में, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये टेबल आपने याद भी करना है और उसको समझना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझसे पूछना है कि मैडम ये मसला है या क्या समझ नहीं आ रही। होमवर्क है, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसको राइट करना है अपने रूल शीट्स के ऊपर। इस सबसे पहले तो आप इनको याद करें, याद करने के बाद फिर आपने इसको लिखना है फ्लो शीट पे। और ये 2 लिंक्स हैं, अगर आपके पास नेट अवेलेबल हो तो ये 2 लिंक्स आप खोल के आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप इसको भी देख सकते हैं फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बेटा यहाँ आपका लेक्चर ख़त्म होता है। लिखने के साथ साथ याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपने याद करके ज़बानी लिखना होगा। तो ये इस टाइमिंग में पहले आप इसको याद करेंगे और फिर लिखेंगे। थैंक यू सो मच।